इससे पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारे ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी। दो ऑपरेटर्स हमारे पेंडिंग थे, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो मैंने वीडियो के एंड में आपको बताया था कि ये दोनों ऑपरेटर्स हमारे हार्डवेयर रिलेटेड होते हैं। बहुत ज़्यादा आप इनका यूज़ नहीं देखेंगे। इनफैक्ट मुझे आज तक इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे होते हैं मेमोरी से रिलेटेड। हमारा भाई अगर दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में सेम लोकेशन पे सेव्ड हैं तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। और जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो बाइनरी नंबर से डीलिंग के लिए होते हैं। 0101 यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर्स में। बाइनरी नंबर्स पे मैं आऊँगा। सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास दो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इज और इज नॉट। इज हमारा तब ट्रू रिटर्न करता है जब दो वेरिएबल बिल्कुल सेम मेमोरी लोकेशन पे एग्जिस्ट करते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ। तो मान लीजिए मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, ए है 15, बी है 16, सी फिर से 15 है। तीन वेरिएबल्स ले लिए मैंने। तो अगर मैं अभी इस वेरिएबल टेस्ट करता हूँ ए और बी पे, ए इज बी, कि क्या ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पर है, तो ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। एक बार सेव कर लेते हैं एक टेम्परेरी प्रोग्राम। तो ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, एक 15 है एक 16 है। तो रैम में इनको अलग अलग जगह एलोकेट हुई है कि ए कहीं और स्टोर्ड है और बी कहीं और स्टोर्ड है। हमारे पास एक मेथड होता है, जैसे हमारे पास प्रिंट मेथड है वैसे एक आईडी मेथड होता है जो कि हमें बताता है कि रैम में हमारे पास ये कहाँ पर स्टोर्ड है। मैं इसे बी के लिए भी प्रिंट कराता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास दो मेमोरी एड्रेस आया। ये बाइट्स में लोकेशन है कि रैम में ये वेरिएबल्स हमारे कहाँ पर स्टोर्ड है, ए और बी। ए 15 है, बी 16 है। तो 16 बिट्स के बाद हमारा दूसरा नंबर यहाँ पे आ रहा है। ए इस एड्रेस पे स्टोर्ड है और इससे 16 एड्रेस बाद हमारा बी स्टोर्ड है। अभी अगर मैं सी को भी प्रिंट कराता हूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप देखिएगा इसको ज़रूर। अगर मैं इसको सी की भी मेमोरी लोकेशन प्रिंट कराता हूँ तो ए और सी सेम लोकेशन पर है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हमने जब दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं तो वो सेम मेमोरी लोकेशन पे कैसे हो सकते हैं? तो पाइथन इंटरनली हमारा जो है स्पेस ऑप्टिमाइज्ड करता है। अगर दो वेरिएबल्स इक्वल हैं तो उनको वो सेम मेमोरी एड्रेस पकड़ाता है। अभी देखिए जो दोनों 15 है उनका मेमोरी एड्रेस सेम है और जो 16 था उसका मेमोरी एड्रेस अलग है। अब अगर मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ नेम के नाम से और नेम में भी मैं 15 डाल देता हूँ और फिर नेम को भी प्रिंट करा देते हैं, तो इन तीनों का मेमोरी एड्रेस हमारे पास बिल्कुल सेम आया है। तो उसने रैम में एक बार सिर्फ जगह एलोकेट करके तीन वेरिएबल्स हमारे वहां पर ही सिमटा दिए। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज करता है पाइथन हमारे लिए। ये चीज सिर्फ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के टाइम ही काम नहीं करती है। मान लीजिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। ए और बी हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे, तो अभी तो हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि ए अलग है बी अलग है, तो दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे है पिछली बार की तरह। मान लीजिए मैं ए के अंदर एक बढ़ा देता हूँ, ए इज इक्वल टू a+1, याद होगा आपको पिछली क्लास से। तो ए भी 16 हो जाएगा, बी भी 16 हो जाएगा। तो दोनों के मेमोरी एड्रेसेस हमारे पास सेम आ गए।
मतलब उसने पिछले वाले ए को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक नया ए बनाया और उसने देखा कि भाई ये भी 16 है, तो क्यों ना मैं इसको बी वाली लोकेशन पे ही स्टोर करवा लूँ। तो अगर मैं वैसे देखूं तो ये जो हमारा इस लाइन से पहले प्रोग्राम हमारा 2 नंबर्स की जगह घेर रहा था, अभी हमारा पूरा प्रोग्राम सिर्फ रैम में एक ब्लॉक के अंदर ही यहाँ पर निपट गया है। तो इससे हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न होता है, जो कि ये बताता है कि क्या हमारे दोनों वेरिएबल्स एक ही मेमोरी ब्लॉक पर है। इक्वल टू से भी यही होता था, लेकिन वो मेमोरी की बात नहीं करता। अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये बिल्कुल इज की तरह ही काम करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि 16 16 के इक्वल है। तो ये डबल इक्वल टू हमारी वैल्यू चेक करता है और इज ये चेक करता है कि क्या दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं। ये चीज स्ट्रिंग्स पर भी लागू होगी। मान लीजिए मैं एक str1 लेता हूं abc के नाम से, फिर मैं एक str2 लेता हूं ab के नाम से। तो अभी ये अलग अलग है, ये मेमोरी a इज नॉट डिफाइंड, मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज नहीं किया। str1 क्या str1 str2 है, फॉल्स, क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर्ड है। मान लीजिए मैं कॉन्कैटिनेशन करता हूँ str2 इज इक्वल टू str2 प्लस c। मान लीजिए मैंने इसमें c ऐड कर दिया तो भी वो चेक करेगा स्ट्रिंग में, लेकिन ये दोनों स्ट्रिंग है इसीलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। जो हमारे छोटे नंबर्स होते हैं, जो इंटीजर होते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ ट्रू रहती है, फ्लोट्स के लिए, इंटीजर्स के लिए। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग या लिस्ट जैसे डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये हमारे पास ऐसे काम नहीं करता है, ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो गया। चाहे ये दोनों ABC ही बन रहे हैं लास्ट में, अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू डालूं अभी वैल्यू चेक करने के लिए तो हमारे पास ट्रू आएगा क्योंकि ABC के इक्वल है। लेकिन ये दोनों लोकेशन अलग यूज कर रहे हैं। मान लो अभी मैं इनकी आईडी प्रिंट कराता हूं, आईडी str1, ऐसे ही मैं str2 की यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराता हूं, तो ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग मेमोरी स्पेस शेयर कर रहे हैं, चाहे ये दोनों इक्वल है, क्योंकि स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल होती हैं पाइथन में। अब डबल इक्वल टू से चाहे हमारे पास ट्रू आ गया, लेकिन ये सेम मेमोरी लोकेशन यूज नहीं कर रही। ऐसे ही इज नोट हमारे पास है, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा, जब हम नोट लगा देते हैं तो इन्वर्ट हो जाता है हमारा जो भी आउटपुट होता है। अभी ये आउटपुट हमारा ट्रू दे रहा था, अभी फॉल्स देगा। डबल इक्वल टू लगा हुआ है, हाँ ठीक है, ये फॉल्स दे रहा था क्योंकि वो एक्चुअल में ट्रू नहीं थे, तो इस नोट लगाने से उसने हमें ट्रू दे दिया, जो हमारा आंसर था उसका इन्वर्ट कर दिया। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बाद हम बाइनरी नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में सारा काम करते हैं, उन्हें हमारे वाली लैंग्वेजेस नहीं आती है, हिंदी इंग्लिश नहीं जानते हैं कंप्यूटर्स। तो बाइनरी लैंग्वेज काम कैसे करती है, हर चीज को हम एक 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है दूर से देखने में। मान लीजिए आपको कुछ भी ऑन रखना है, कोई भी स्विच है उसको ऑन करना है, तो हम 1 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी चीज़ को ऑफ रखना है तो हम 0 से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, जैसे कि हमारा जो रेगुलर 1 2 3 वाला सिस्टम है वो हमारे पास 10 सिंबल्स हैं 0 से लेके 9 तक, तो ये हमारे 10 सिंबल्स हैं। ऐसे ही बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 2 सिंबल्स होते हैं, 0 और 1।
तो इस नंबर सिस्टम में भी हम काउंटिंग करते हैं, जैसे हमारी रेगुलर काउंटिंग की बात करते हैं हम। एक ब्लैंक शीट लेता हूं मैं। मान लीजिए हमें एक रेगुलर काउंटिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे? 0 से स्टार्ट होगी काउंटिंग हमारी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास सिंबल खत्म हो गए, हमारे 10 के 10 सिंबल यूज हो गए। तो हम अभी क्या करेंगे? हम सबसे पहले वाले सिंबल को आगे ले आएंगे 1, और फिर काउंटिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो अगला सिंबल होगा 11 12 13 14 15। ऐसे करते करते फिर हमारे पास एक स्टेज आएगी जब हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा और हम आउट ऑफ नंबर्स हो जाएंगे। फिर हम इस सिंबल से एक आगे बढ़ के 21 से स्टार्ट करेंगे। तो जब हमारे पास 10 सिंबल होते हैं तो हम ऐसे काम करते हैं। ऐसे हमारे पास जो बाइनरी है उसमें हम बात करते हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे 0 से, अगला नंबर होगा 1। अब हम अभी से सिंबल्स हमारे ख़त्म हो गए, तो इससे अगला नंबर क्या होगा? सोचिए एक बार। हम फिर से सबसे पहले सिंबल को यहाँ लिखेंगे और फिर उसके आगे 0 लगा देंगे, फिर 11 आएगा। अब हमारे पास फिर से सिंबल्स खत्म हो गए, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा इसको 100। मतलब आप बिल्कुल रेगुलर अपनी काउंटिंग लिख रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ वही नंबर यूज कर सकते हैं जिनमें 1 और 0 आ रहे हैं, और ये इनका प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर है। अब जैसे जैसे हमारे पास सिंबल बढ़ते जाएंगे, हम एक सिंबल को ज़्यादा यूज कर पाएंगे। ये सिंगल डिजिट के 2 थे, 2 डिजिट के 2 थे। अब यहाँ हमारे पास 101 भी आएगा, फिर 111 आएगा, फिर ऐसे ही ये फिर से हमें बढ़ाना पड़ेगा, 1000 हो जाएगा ये। यहाँ पे मैंने एक 1110 मिस कर दिया। 101 के बाद 110 आएगा, फिर 111 आएगा, फिर 1001 आएगा, फिर 1010 आएगा, फिर 1011 आएगा। तो ऐसे काउंटिंग चलती है हमारे बाइनरी में। तो कंप्यूटर के लिए इन सारे डिजिट्स का कुछ ना कुछ मतलब है। नंबर्स से हम बाद में अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं, जैसे कि हमारा एस्काई स्टैंडर्ड होता था सबसे पहले। मैं आपको एक एस्काई टेबल दिखाता हूँ। तो skytable.com पे आपको ये जो सबसे पहले हमारे पास स्काई टेबल होती थी वो दिखेगी। ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं। हम जो 10 वाला यूज़ करते हैं उसको हम डेसिमल बोलते हैं। ये देखिए 0 से लेकर 10 तक जाता है ये। ऐसे एक हेक्साडेसिमल होता है जिसमें सिर्फ 16 हमारे पास सिंबल होते हैं, F तक सिंबल भी होते हैं। ऐसे ही हमारे पास ऑक्टल होता है जिसमें सिर्फ हमारे पास 8 सिंबल होते हैं, 7 के बाद गिनती खत्म हो जाती है। 8 और 9 हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते इस वाली काउंटिंग में। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं जिनमें से बाइनरी एक है। आपको बाइनरी यहाँ पर नहीं दिखेगा। स्काई टेबल में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि इन चीज़ों से हम कितना कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी स्काई टेबल में नंबर्स हमारे शुरू होते हैं 48 से। 48 हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 के इक्वल होता है, ऐसे 49 1 के इक्वल होता है। हमारे अल्फ़ाबेट कैपिटल वाले शुरू होते हैं 65 से, तो 65 हमारे पास A होता है, 66 हमारे पास B होता है। ऐसे स्मॉल के लिए हमारे पास एक अलग टेबल है। तो कंप्यूटर के जो अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स हैं वो स्काई के बेसिस पे चलते हैं। जैसे जैसे हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, हमारे पास कुछ और ऐसी टेबल्स आई। अभी हम यूनिकोड टेबल यूज़ करते हैं क्योंकि इस टेबल में सिर्फ हमारे पास 128 कैरेक्टर्स हैं। इस टेबल का फिर देखो एक्सटेंशन आया 128 के बाद कुछ स्पेशल सिंबल्स के लिए, जैसे ये
इटालियन के लिए या लैटिन इंग्लिश के लिए हमारे पास काफ़ी सारे सिंबल्स हैं यहाँ पे जो यूज़ होने लगे, तो 128 वाले 256 तक चले गए हमारे सिंबल्स। फिर इसके बाद हमारे पास यूनिकोड आई। हम जब भी हिंदी कंप्यूटर में टाइप करते हैं, पंजाबी टाइप करते हैं, हम यूनिकोड टेबल का यूज़ करते हैं। तो अर्ली डेज में एस्काई टेबल यूज़ होती थी। हर बाइनरी नंबर को एक सिंबल असाइन कर रखा था हमने। अभी भी अक्सर यूज़ करते हैं हम एस्काई टेबल। वेब डेवलपमेंट में काफ़ी बार हमें एस्काई टेबल पे को रेफर करना पड़ता है। तो इन नंबर्स को हम कन्वर्ट कैसे करें, अपने जो हमारा डेसिमल सिस्टम है उसमें कैसे कन्वर्ट करें। बाइनरी मतलब बाई मतलब कि जिसके अंदर 2 सिंबल्स हैं। ऐसे डेसिमल जिसमें डेस है उसमें 10 सिंबल होंगे। तो मैं आपको एक कन्वर्जन की एक ट्रिक दिखाता हूँ, काफ़ी सिंपल सी, जो आप काफ़ी डीप नहीं जाना चाहता मैं इस सब्जेक्ट के, लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं बाइनरी नंबर्स के बारे में। आप मैनुअली डिवीजन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये टेबल यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले नंबर के ऊपर लिखिए 1। मान लीजिए आपको एक ऐसा बाइनरी नंबर दिया हुआ है कितने भी डिजिट्स का। अब ऐसे ऊपर नंबर्स लिखते जाइए 1, फिर इसको डबल कर दीजिए 2, फिर इस नंबर को डबल कर दीजिए 4, फिर इस नंबर को डबल दोबारा कीजिए 8, 16, 32, 64, 128। अब मान लीजिए आपके पास और होता है यहाँ पे कोई नंबर, तो आप ऐसे बढ़ाते जाते हैं उसको। तो मान लीजिए आपको ऐसा कोई नंबर दिया है और आपने ऐसे इसके ऊपर ये नंबर ऐसे लिख लिए। अब आपने जानना है कि ये नंबर क्या है, 100111011 का हमारी डेसिमल सिस्टम में क्या मतलब होगा। तो कैलकुलेट करते हैं। जिन जिन नंबर्स के नीचे यहाँ पे 1 आ रहा है उन नंबर्स को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारा नंबर है 128, फिर 0 के ऊपर 64 है तो इग्नोर करेंगे, 32 के नीचे भी 0 है, इग्नोर करेंगे, 16, फिर 8 लिखेंगे, फिर 4 नहीं देखेंगे हम क्योंकि उसके नीचे 0 है, 2 और 1। तो 8 और 2 10 और 18, 18 और 6 24 और 1 25। तो 25 यहाँ पे आया, 2 ऊपर, 4 और ये 5 और 1। तो 155 लिखा है हमारे पास यहाँ पे। ऐसे ही अगर आप उल्टा करना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि किसी नंबर को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपके पास 13 है, तो आप एक टेबल बनाइए। मान लीजिए आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो देखो मैं कैसे करूँगा। 1 2 4 8 16। अब मुझे पता है 16 काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, तो मेरे को इतने से भी कम में मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो कमाल की बात यह है कि ये जो मेरे पास 4 नंबर हैं, इनको किसी ना किसी तरह ऐड करके मेरे पास 13 आएगा ही आएगा। और इनको ऐड करने का कोई सिर्फ एक ही तरीका होगा जिससे 13 आएगा। तो 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो इन सबको ऐड करने पे 13 आ रहा है, तो मैं इनके आगे 1 लिख दूंगा। तो ये हमारा 13 है। 16 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 16 तो 13 से बड़ा ही हो गया था। तो 13 इन बाइनरी is equal to 1101 in, sorry, this is binary, this is decimal। तो किसी भी नंबर को अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए यहाँ इसके अलावा किसी और नंबर से सम आ जाता तो क्या करते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा इन सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा जिनको ऐड करके 13 आएगा। आप इससे कितने भी बड़े नंबर्स पे ट्राई करके देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 64 का देखना है, तो 64 का तो बहुत सिंपल होगा। 1 2 4 8 16 32 64। अब 64 हमारा इस टेबल में ही आ गया,
तो हम बस वहां पे 1 लिखेंगे, हो गया हमारा काम। यहाँ हम हर जगह जीरोस डाल देंगे। तो ऐसे हम बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स का हम कैसे यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं बाइनरी डिजिट्स पे, एंड हम इसमें भी यूज़ करते हैं। और इसके बाद ये गेट्स होते हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो शायद आपने इन ऑपरेशंस के बारे में जाना होगा। लॉजिक गेट्स के चैप्टर होते हैं फिजिक्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन में बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेशन करके देखेंगे। थैंक यू।